हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है हाइड्रोस्टैटिक का आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि आर्किमिडीज ने जब एक बाथ टब था उनके पास और ये बाथ टब पूरा तरीके से भरा हुआ था। तो आर्किमिडीज जब इसमें नहाने के लिए उतरे तो इसमें से क्या हुआ, बहुत सारा पानी बाहर की तरफ निकल गया। इसको देख के उनको क्यूरियोसिटी हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में करके ये देखा कि जितना वेट किसी बॉडी का पानी के अंदर डूबा रहता है, जैसे मान लो ये एक बॉल है और इसको पूरा तरीके से वाटर से फिल कर दिया जाए और इसमें मैं एक बड़े से बॉल को यहाँ ऐड करूँ, तो ये बड़ा सा बॉल जब इसके अंदर से जाएगा तो ये वाटर को डिस्प्लेस करेगा, इसमें से कुछ पानी बाहर आ जाएगा। तो आर्किमिडीज ने एक कॉन्सेप्ट लगाया और इसमें उन्होंने कहा कि जितना पोर्शन, जितना वॉल्यूम वेट इसके अंदर जाता है, उतना ही वेट वाटर का जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द बॉडी इमर्स होली और पार्शियली, अगर कोई बॉडी पूरी तरीके से या फिर पार्शियली डूबा हुआ है पानी के अंदर, in a fluid, not only water, in any fluid at rest, appears to lose a part of its weight, वो अपना कुछ वेट लूज करता है, एंड दैट वेट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ठीक है। इसको समझने के लिए चलो यहाँ पर एक फिगर देखते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर देखो, ये जो वेट है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसका वेट है 7 kg, यहाँ पर रेड कलर से मार्क है ऑलरेडी। ठीक है। सपोज करो ये 7 kg का, जब इसको मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो यहाँ से कुछ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है। इधर यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, एंड दैट डिस्प्लेस वाटर, अगर ये 3 kg डिस्प्लेस हो गया तो इसके अंदर, वाटर के अंदर, अब इस सब्सटेंस का इस वेट, इसका मेज़र जो होगा वो 4 kg होगा। तो ये जो डिस्प्लेस, इसका जो वेट कम हुआ, ये कितना वेट कम होगा, जितना यहाँ से वाटर डिस्प्लेस हो जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये वेट 5 kg का है। ठीक है। जब इसे हम वाटर के अंदर डिप करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, कुछ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि इस वेट को इसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो यहाँ से जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, सपोज करो कि 2 kg वाटर डिस्प्लेस हो गया, तो इसके अंदर अब इस सब्सटेंस का वेट जो फील होगा वो 3 kg होगा। इसका रीजन क्या है कि 2 kg वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ये 2 kg वाटर जो है इसको बावेंसी फोर्स अप्लाई करेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बावेंसी बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज बावेंसी? सो बावेंसी इज द फोर्स, upward force apply on the body, okay, which is equal to the weight of the fluid displaced। ठीक है। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है फ्लोटिंग करने का। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो कि अगर हम लोग देखते हैं, सी, कि अगर मैं एक आयरन का ऐसा टुकड़ा ले लूं और इसे मैं वाटर या समुद्र के अंदर डालूं तो क्या होगा, ये पूरा तरीके से डूब जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसी का बना हुआ एक नाव को मैं डालूं तो नाव जो होता है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर, वो डूबता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह के कॉन्सेप्ट, या फिर कोई भी बॉडी वाटर में जाने के बाद फ्लोट कैसे कर सकता है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से क्लियर होगा। सो इसको देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ये समझ में आया? एक बार फिर से रीड कर दूं। द बॉडी इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ फ्लूइड एट रेस्ट appears to lose a part of its weight which is equal to the weight of the fluid displaced। ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान लो ये फ्लूइड पकड़ा हमने, इसके अंदर एक बॉडी को फुल्ली इमर्स मैंने कर दिया। टॉप से इसका हाइट है x और इसका अपना हाइट है h, तो टोटल टॉप से इसका बॉटम का हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस एच। ठीक है। यहाँ पे वाटर जो है इसका डेंसिटी सपोज कर लो है रो। ठीक है।
तो अब यहाँ दो तरह का डेंसिटी पकड़ सकते हैं हम लोग। एक वाटर का डेंसिटी होगा, इस बॉडी का अपना डेंसिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड का डेंसिटी को रो पकड़ा गया है, चेक वेरी केयरफुली। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसने जितना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली इसका अपना जितना वॉल्यूम है इतना ही वॉल्यूम का तो यहाँ से वाटर यहाँ से डिस्प्लेस किया होगा। तो ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज हाउ मच, इसका एरिया ए है और हाइट एच है, सो इट्स विल बी एच। ओके, एंड मास कैसे निकालते हैं हम लोग? मास निकालने का तरीका क्या होता है? वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, है ना? बिकॉज क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज व्हाट, मास। सो ए एच रो ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या था हमारा, ए इंटू एच। सो एम इज इक्वल टू रो ए एच होगा। यस, ये यहाँ लिखा हुआ है। और अगर वेट में इसको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, जी लगा देना पड़ेगा। सो लिक्विड प्रेशर ऑन द टॉप फेस ऑफ द बॉडी, इसके टॉप पे कितना लिक्विड प्रेशर आता होगा आपको पता है, रो एच जी। तो रो इसका हाइट टॉप से कितना है, एक्स है, सो एक्स रो जी हो जाएगा। और बॉटम सरफेस पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एच रो जी। ये सारे एक्सप्रेशन हमने अभी कंप्लीट किए हुए हैं, कहीं भी डाउट हो मुझे रोकना। सो मैं कह सकता हूँ कि वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन टॉप फेस ऑफ द बॉडी कितना होगा, सबसे टॉप वाले फेस पे कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, जस्ट उसके साथ एरिया आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बिकॉज हमें पता है, मैंने यहाँ जो लिखा है ये है प्रेशर, दैट इज प्रेशर, और प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो आपसे ए एफ पूछ रहा है तो एफ ए इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो एफ वन होगा, टॉप सरफेस पे इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है ए एक्स रो जी, और बॉटम पे हो रहा है ए एक्स प्लस एच रो जी। ठीक है, अच्छा, एज एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन, ऑब्वियसली मेरा जो बॉटम सरफेस है उस पर ज़्यादा अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई होगा क्योंकि वो ज़्यादा नीचे है, ये दिख ही रहा है आप लोगों को, ऑब्वियस सा बात है। सो एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन, सो द नेट अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू नेट थ्रस्ट, और इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो ए एच रो जी आ जाएगा। और यही होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, सो ए एच रो जी, इतना अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। और अगर आपको उसका वेट निकालना है तो वेट ऑफ द बॉडी इज एम जी, और वेट ऑफ द बॉडी एम जी, वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इमर्ज इन द लिक्विड, और कितना उसका फील कितना होगा, एक्चुअल वेट था एम जी और उसमें से लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है, अभी हमने देखा ए एच रो जी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो इतना एक्चुअल वेट उसका फील हो रहा होगा वाटर के अंदर, जो अभी अभी हमने पिक्चर में देखा था। नाउ आई थिंक आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इट्स डेरिवेशंस आर कंप्लीट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है ये टॉपिक आप लोग रीड कर सकते हो, एक्स्ट्रा एडिशनल मटेरियल है रीड करने के लिए। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ किया गया अभी जो हमने देखा। ओके, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी कब फ्लोट करेगा? ओके, एक बॉडी कब कब फ्लोट करेगा, अब आप खुद सोचो। अगर मैं आपको कुछ ना बताऊं और आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता है तो आप खुद बता सकते हो कि वाटर के अंदर कब कोई बॉडी फ्लोट करेगा। दो कंडीशंस आप यहाँ से ध्यान रखिए। पहले, टू वर्टिकल फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी और होल्ली इमर्स बॉडी इन द लिक्विड। अगर एक बॉडी को मैं लिक्विड में डाल रहा हूँ, इसके ऊपर दो वर्टिकल फोर्स काम करता है। एक वर्टिकल फोर्स जो उसका वेट होता है नीचे की तरफ काम करता है, और दूसरा जो होता है बावेंसी, बावेंसी ऊपर की तरफ काम करता है। इसे मैं बी लिख सकता हूँ या फिर डब्ल्यू प्राइम लिख सकता हूँ। तो सिंपल सा बात है, अगर मेरा बावेंसी ग्रेटर देन वेट हो जाएगा तो बॉडी इजीली फ्लोट करेगा, या फिर ठीक है, और अगर मेरा बावेंसी लेस देन वेट हो जाएगा तो नॉट फ्लोट। यही कॉन्सेप्ट है ना? तो देखो यही यहाँ लिखा हुआ है,
the weight W of a body acting downward through the center of gravity of the body, and W prime of displaced liquid acting vertically upward, or the buoyancy. Remember, the buoyancy through the center of buoyancy or gravity of the body. ठीक है, सो मैं बी लिख रहा हूँ या डब्ल्यू प्राइम आप लिखो. तो पहला केस, अगर वेट ज़्यादा हो जाए बावेंसी से, देन द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, देन द बॉडी विल सिंक, नहीं फ्लोट करेगा, आराम से डूब जाएगा. और अगर बराबर हो जाए तो फ्लोट करेगा, लेकिन पूरा डूब के. अगर देखो बावेंसी इज इक्वल टू वेट हो जाए, व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, देन द बॉडी फ्लोट्स बट कंप्लीटली इमर्स्ड. ठीक है, अंदर पूरा डूब के तैरता रहेगा, जितना उसका वेट था उतना अगर डिस्प्लेस किया. और अगर बावेंसी वेट कम है बावेंसी से, तो आराम से कुछ पोर्शन डूबा रहेगा पानी के अंदर, कुछ बाहर रहेगा और आराम से फ्लोट करता रहेगा. तो ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखना फ्लोट करने का. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन क्या है, तो ये ऑलरेडी हमने बता दिया. सो कंडीशन, मेन बात क्या कह सकते हैं हम लोग, कंडीशन ये है कि कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी इज दैट वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या फिर उससे कम होना चाहिए. ठीक है ना. चलो, अब ये हो गया बहुत कुछ हमारा इसके विषय में. अब हम लोग आ जाते हैं एयर प्रेशर. एयर प्रेशर के बारे में आपको पता है कि हमारा अर्थ चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, ये अगर हमारा अर्थ है और यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर होता है, तो इसका नाम आपको पता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत सारा लेयर्स होता है, लेयर बाय लेयर. और यहाँ पर गैसेस फिल होते हैं. मेनली जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर अगर इसको मेज़र किया जाता है तो कहा जाता है 78% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, रिमेनिंग पार्ट में वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह. तो ये जो फ्लूइड है, ये गैस का जो मिक्सचर है जिसे हम एयर कहते हैं, दैट एयर इज एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच एंड एवरीथिंग अराउंड द एटमॉस्फेयर. हमारे ऊपर, जानवरों के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर ये एक प्रेशर अप्लाई करता है, क्योंकि इसका काफ़ी वेट है. आप सोचो ना, गैस एनवेलप जो है ये 500 किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है, और इसका कुछ ना कुछ तो मास तो है ही. तो ये कितना प्रेशर हमारे ऊपर डालता होगा, जो हम फील नहीं करते हैं एक्चुअली, बट ये प्रेशर है ना. तो ये प्रेशर, कितना प्रेशर है, इसको सबसे पहले मापा था टोरिसेली ने. टोरिसेली ने जो मापने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, द स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 45 डिग्री अल्टीट्यूड एंड मीन सी लेवल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टोरिसेली का स्टेटमेंट है. 0 डिग्री सेल्सियस अगर हो, 45 डिग्री अल्टीट्यूड पे अगर हम लोग खड़े हों मीन सी लेवल पे, तो ये 46 सेंटीमीटर या फिर 760 mm ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर होता है. इसको पास्कल में कन्वर्ट करना आप लोगों को मैंने सिखाया, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बार में, पास्कल में. ठीक है, तो पास्कल में ये हो जाएगा 1.0132 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, या फिर बार में कन्वर्ट कर सकते हो. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि टोरिसेलिस का एक्सपेरिमेंट था क्या और कैसे पता चला. तो टोरिसेली का एक्सपेरिमेंट यहाँ हम लोग देखते हैं. टोरिसेली ने क्या किया, यहाँ पर एट 0 डिग्री, कंडीशन वही है, 0 डिग्री, 45 डिग्री अल्टीट्यूड एंड मीन सी लेवल. ये कंडीशन पे उन्होंने एक कॉलम लिया, इसमें मरकरी भरा हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारा मार्किंग था जिसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लेंथ मेज़र किया हुआ है. और एक बात था जिस बात को पूरा मरकरी से फिल किया गया है. उसके बाद इस कॉलम को इसमें उलट दिया जाता है, पूरा फिल किया हुआ कॉलम में उलट दिया जाता है. उलटने के बाद इसमें से कुछ मरकरी जो है वो नीचे की तरफ चला आता है, और कुछ देर आने के बाद ये मरकरी रुक जाता है. जहाँ पर मरकरी रुक गया उसका लेंथ मेज़र कर लिया जाता है, एंड दैट लेंथ इज एक्चुअली मेज़र द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर.
इसका रीज़न ये है, टोरिसेली ने कहा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये इधर मरकरी को यहाँ प्रेस कर रहा है, और प्रेस करने के वजह से पूरा लिक्विड को नीचे उतरने नहीं दे रहा है ना। तो कितना प्रेशर यहाँ अप्लाई हो रहा है जिसके वजह से ये लिक्विड नहीं उतर पा रहा और कहाँ तक आके रुक जा रहा है, दैट इज मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको चलो एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं। थोड़ी सी इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद करके देख सकते हैं, जस्ट क्लोजली इसको ऑब्जर्व करते हैं। चलो ओके, सो या लेट्स सी दिस। सो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है हमारा, ठीक है, और इसको इसके अंदर भी मरकरी पूरा फिल है। इसको देखो अंगूठे से यहाँ पे कैद करके रखा गया है। अब इसको धीरे से इसमें उलट देना है, ठीक है। तो मैं इसमें लेके गया, देखो, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम लोग सीधा करेंगे, देखो मरकरी इसमें से, जैसे मैं सीधा करूँगा मरकरी इसमें से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। लेकिन मरकरी का लेवल आप देख रहे हो, लेवल एक ही है। आप जितना भी इसको टिल्ट करो मरकरी का लेवल चेंज नहीं हो रहा है। द रीज़न इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पूरा लिक्विड के ऊपर इक्वल है। और इसको पूरे तरीके से सीधा करके अगर मैं खड़ा कर दूं और यहाँ पर मेज़र करूं कि ये कितना लेंथ दिखा रहा है, सो दैट विल बी योर 76 सेंटीमीटर। ये अर्थ पे होता है। अर्थ पे आप देख रहे हो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। मून पे अगर यही देखा जाए, अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं मून पे करूँ तो मून पे अलग प्रेशर आएगा, दैट इज विल इक्वल टू 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखते हैं क्या होता है। देखो मून पे अगर मैं इसको डालूं तो मून पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जो एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ प्रेशर नहीं डालेगा, तो लिक्विड ऑफ कॉलम ऊपर नहीं जाएगा और सारा लिक्विड नीचे चला जाएगा। यही देख रहे हो, इस कॉलम के अंदर देखो मरकरी नहीं है। पहले मरकरी था इसके अंदर, अब मरकरी इसके अंदर नहीं है। कैसे भी आप करके देखो मरकरी पूरा नीचे गिर जा रहा है, बिकॉज कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। और मैं दूसरे अगर चला जाऊँ, वेनस पे चला जाऊँ जहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत हैवी है, 90 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, वहाँ पर क्या होगा देखो। अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट वेनस पे करूँ तो इसमें लिक्विड कॉलम से लिक्विड नीचे गिरेगा ही नहीं, कितना हाई प्रेशर है, ठीक है। अब देखो लिक्विड इसमें से बाहर निकलेगा ही नहीं। और अगर मैं मार्स पे करूँ जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेयर है, तो क्या होना चाहिए आप खुद सोचो और इस एक्सपेरिमेंट को देखो। बहुत कम नीचे आ गया, देखो एकदम नीचे आ गया, बोल सकते हैं पूरा निकल गया है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास चला जा रहा है। सो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे इफेक्ट करता है। सो ये था टोरिसेलिस का एक्सपेरिमेंट, और इससे हमने समझा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मापते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, टोरिसेलिस का जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है आप कौन सा लिक्विड ले रहे हो इसके ऊपर। जैसे अगर मैंने मरकरी लिया तो मरकरी के लिए इसका कॉलम का हाइट 76 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर मैं वाटर लेता तो इस कॉलम का हाइट कितना आता, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। हर लिक्विड के लिए ये हाइट सेम नहीं आएगा, अलग अलग लिक्विड के लिए ये हाइट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग मटेरियल है कि कैसे हम लोग हाइट मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैं आपको एडिशनल मटेरियल दे दूंगा। सो अगर मैं बैरोमीटर में, ये इसको बैरोमीटर कहा जाता है, अगर इसमें मैं वाटर लेता तो वाटर का हाइट हमारा हो जाता 10.3 मीटर, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज। यही वजह था कि टोरिसेली ने इसमें मरकरी लिया था। हम जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल लेंगे ना उतना छोटा कॉलम होगा हाइट का, ठीक है। सो गो अहेड एंड रीड दिस मटेरियल। एंड देन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक दिए हुए हैं, इसको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज सीफॉन। सीफॉन भी इसका एक एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करने का। और ये आई होप सबने इस तरह का एक्सपेरिमेंट घर पे किया होगा कि आप ग्लास में पानी का बोतल लेते हो और इसमें एक इस तरीके से पाइप डाल के, अगर इस पाइप का जो अदर एंड है उस लिक्विड लेवल से अगर आप नीचे कर दो तो इसमें से पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ के फिर नीचे गिरने लगता है। ऐसा आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट बचपन में, है ना। तो ऐसा क्यों होता है और इस सिस्टम को क्या कहते हैं।
इस सिस्टम को ही हम लोग सीफॉन कहते हैं. So a siphon is a simple device for transferring liquid from one vessel to another vessel without disturbing the whole volume of the liquid or pouring it. ढालने की जरूरत नहीं है. It consists of a bent tube with one of the arm BD. So here it is BD longer than the other AC. So here BD is longer. The tube is first filled with the liquid to be transferred. The two end of the tubes are then closed with finger, and then shorter limb is placed in the vessel to emptied below the level of the liquid, and two end are open, then the liquid begin to flow. So ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है आप लोगों ने. ऐसा क्यों होता है ये देख सकते हो. इसको देखने के लिए हमें बस छोटा सा एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि इसका हाइट h1 है और इसका हाइट h2 है और इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P अप्लाई हो रहा है. इतना याद रखना. तो हम लोग बोल सकते हैं द प्रेशर P1 एट A. ठीक है, यहाँ पर ए पे कितना मेरा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस इसका हाइट h1 इंटू रो एच जी, इजंट इट. और सेकेंड वाले पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ कि बी पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सो पी माइनस एच टू रो जी. अब एच टू ज़्यादा है h1 से, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर एट बी विल बी लेस देन प्रेशर एट ए, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट वाई यहाँ से प्रेशर कम होने की वजह से लिक्विड इधर फ्लो कर. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सीफॉन. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एक बार आप चेक कर लेना. ठीक है, कंडीशंस यहाँ क्या क्या है सीफॉन के, वर्किंग कंडीशंस. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे सरफेस टेंशन. या सो अगर आप इंटरनेट पे सरफेस टेंशन अगर आप सर्च करो और इमेजेस देखो तो आपको बड़ी कमाल कमाल की इमेजेस देखने मिलेंगी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है. क्या कभी आपने सोचा है कि एक वाटर का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल क्यों हो जाता है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा एक वाटर का ड्रॉप जो कि स्फेरिकल हो जाता है. काफ़ी खूबसूरत इमेजेस हैं यहाँ पर. या फिर अगर मैं एक पिन को अगर डालूँ वाटर के ऊपर तो ये उसके ऊपर तैरने क्यों लगता है. यस, ये देखा होगा आपने, वाटर ड्रॉपलेट पत्तों के ऊपर गोल गोल आकार ले लेते हैं. कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर चल पाते हैं इस तरीके से. सो ऐसा क्यों होता है. या फिर वाटर हमारे हाथों के साथ स्टिक कर सकता है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो. सो दिस ऑल आर द रीजन ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन, सरफेस का मतलब आपको पता होगा, पता है, टेंशन मतलब काइंड ऑफ फोर्स. सो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which the free surface of the liquid at rest tends to have minimum area, and so it behave as if covered with a stretch membrane. क्या समझ में आया. कोई भी लिक्विड का जो फ्री एरिया है, फ्री सरफेस है, वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है एट रेस्ट पे कि वो मिनिमम एरिया सबस्टेंड करे किसी दूसरे चीज़ों के साथ. ठीक है, जो कि इस तरीके से बिहेव होता है जैसे कि उसे कवर किया गया है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के साथ. जैसे कि मान लो अगर मैं लिक्विड ले लूँ, ठीक है, सपोज करो इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है. ठीक है, तो अगर ये लिक्विड रखा हुआ है तो ये ऊपर का जो सरफेस है इसको मैं बोलूँगा इसका फ्री सरफेस. ओके, फ्री सरफेस. और ये फ्री सरफेस क्या कोशिश करेगा, ये फ्री सरफेस को आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, हल्का सा पतला सा मेम्ब्रेन है, ऐसा एज्यूम करो, बिहेव ऐसे करेगा. एक मेम्ब्रेन है इसके पास जो कि कोशिश करता है कि किसी भी चीज़ के साथ ये मिनिमम एरिया बनाए. तो अगर मैं एक ड्रॉप पानी का बाहर फेंकूं तो वो ड्रॉप क्या करेगा, आपस में कोशिश करेगा कि किसी के साथ भी मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया बनाए. तो दैट विल बी ओनली पॉसिबल मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया बनाने के लिए दैट इट पोसेस अ शेप ऑफ स्फेरिकल इन नेचर.
तभी जाके देखो आप ये किसी के साथ भी, ये सरफेस पे देखो मिनिमम कांटेक्ट बनाए। अगर ये स्क्वायर ब्लॉक बना देता तो ये मैक्स ज़्यादा एरिया सबस्टेंड करता। और अगर मैं सपोज करूँ कि इसको मैं एक मेम्ब्रेन से बांध के रखा हूँ, तो मेम्ब्रेन कोशिश करेगा कि इसको खींच के स्फेरिकल बना देंगे। सो वो प्रॉपर्टी किसी लिक्विड का जो उसको मिनिमम सरफेस एरिया शेयर करने के लिए बाउंड करता है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, देखो, इट इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टेंजेंशियल एनीवेयर ऑन द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पे जो टेंजेंशियल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका फोर्स पर यूनिट लेंथ हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, of the free surface at rest. It acts at right angle to both the side of the line and tangential to the liquid of the surface. So if F is the total force acting on imaginary line of length L drawn tangential on the liquid surface at rest, the force of surface tension T is given by this. Okay, I hope अब समझ में आया होगा आप लोगों को कि surface tension क्या होता है। So surface energy क्या होता है हमारा? सरफेस जो लिक्विड का है वो ऑलवेज क्या टेंस कर रहा है, उसका टेंडेंसी है ऑलवेज टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, सो सम वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, है कि नहीं? अगर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई मुझे काम तो जरूर करना पड़ता होगा, सो दैट वो क्या कर रहा है, उसका एरिया कुछ शेयर करना पड़ता है। So some work is to be done against the force of surface tension to create free surface of the liquid, which is related in its potential energy, which is called surface energy. I hope surface energy समझ में आया। अब क्या कर रहा है, कोई भी लिक्विड जो है वो कोशिश करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया कांटेक्ट करे, लेकिन अगर उसको मुझे फ्री करना पड़ रहा है कुछ इसका सरफेस एरिया, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इस पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। So surface energy is the amount of work done against the force of surface tension informing the liquid surface of the given area at a constant temperature. So that energy is equal to surface tension into area. Remember the formula. Okay. So here are some ये reading material आपको मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, रेन ड्रॉप क्यों स्फेरिकल होता है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। वाई रेन ड्रॉप स्फेरिकल इन नेचर, ये आप पढ़ सकते हो। आयरन नीडल जो होता है वो सिंक कर जाता है, ठीक है, लेकिन ग्रीस अगर आयरन नीडल पर लगा दिया जाए तो वो क्या होगा, उसके ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। देन सोप के अंदर अगर हम लोग वायर रिंग बना दे और उसमें से एयर पास करें तो बबल्स बन के निकलता है, ये खेलते हो गए आप लोग, ऐसा क्यों होता है, एंड सो एंड फोर्थ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। एंड अनदर थिंग आई गिव यू एज अ होमवर्क इज़ अ कैपिलरी। सो कैपिलरी इज़ योर होमवर्क। ठीक है, कैपिलरी का दोनों टाइप जो होता है ये आप पढ़ लोगे। एंड विद दिस आई वांट टू एंड दिस लेक्चर हेयर। ओके, कैपिलरी इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करेंगे आई थिंक न्यूमेरिकल्स होगा इस टॉपिक्स पे, एंड देन ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।